अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर है और वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम KPPMS जोन 2 2017 के पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मैंने जोन 1 और जोन 4 को भी सॉल्व किया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है। और इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा एक्सप्लेन ना करें और सिर्फ जल्दी से हमें आंसर बता दें, तो उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं प्रेजेंटेशन की तरह इस तरह टाइप की प्रेजेंटेशन की टाइप की वीडियो बनाऊंगा जो कि पावर पॉइंट पे होगी और वो मतलब सिर्फ आपको आंसर बताएगी, एक्सप्लेन नहीं होगा। असल में ये सब ऑडियंस के लिए है जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जिस किस्म का भी एग्ज़ाम हो, जो कि वन पेपर MCQs वाला हो, सब के लिए ये हेल्पफुल है। यही MCQs हैं सारे, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, वो उनके पास एक डाटा है, उस डाटा से वो लोग सिंपल कॉपी करते हैं और पेस्ट करके एग्ज़ाम बना लेते हैं जो पेपर होता है। तो इसमें ये नहीं है कि ये सिर्फ CSS और PMS एस्पायरेंट्स के लिए, ये सब के लिए है। बाकी जो वो वाली जो ऑडियंस है जो जो बग़ैर एक्सप्लेनेशन वाली है, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना लिया करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 है माइक्रो प्रोसेसर्स अनलाइक कंप्यूटर्स आर प्रोग्राम टू कंप्लीट डिफाइंड टास्क। तो डिफाइंड के लिए जो मोस्ट सिमिलर होगा वो होगा स्पेसिफिक। तो ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। ये ऑडियंस का मतलब ये होता है, जो बी है, इसका मतलब ये होता है कि डिफ़िकल्ट या चैलेंजिंग। तो ये तो खैर है नहीं, वैसे इसका मतलब मैं बता रहा था। इसके बाद है नंबर 2, द गैलेक्सी स्लोली सर्कल्स अराउंड द स्फेरिकल सेंटर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, रोटेट्स। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो टिक निशान लगे हुए हैं, ये मैंने जो पेपर उठाया हुआ है उस बंदे ने मेरे ख्याल में इसको सॉल्व किया हुआ, तो मे भी इसमें कुछ गलत नहीं हो। तो आप इस टिक निशान को ना देखिएगा, जो मैं जिन पे मैं बॉक्स ड्रा कर रहा हूँ वो सही करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 3 है लाइक स्नेक्स मैनी इंसेक्ट्स ग्रो बाय थ्रोइंग अवे देयर स्किन सेवरल टाइम्स। तो थ्रोइंग अवे देयर स्किन से थ्रोइंग अवे का जो मोस्ट सिमिलर है वो है ऑप्शन सी, डिस्कार्डिंग। मेंडिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को रिपेयर करना या उसको ठीक करना। इसके बाद है नंबर 4, वोल्केनोज आर फॉर्म्ड वेयर द प्लेट्स इन द अर्थ क्रस्ट मीट। तो मीट का जो मोस्ट सिमिलर है वो है इंटरसेक्ट। नंबर 5 है इन द फीटस कार्टिलेज forms a temporary skeleton that will gradually be changed into bone। चेंज के लिए जो मोस्ट सिमिलर है वो है ट्रांसफॉर्म्ड। एक जगह पे उन्होंने फ्यूज्ड भी किया हुआ था जो कि गलत है। फ्यूज्ड का जो मोस्ट सिमिलर मीनिंग है या फ्यूज्ड का मतलब ये होता है किसी चीज़ के साथ कंबाइन होना, ब्लेंड होना या मर्ज्ड होना। तो इसमें जो मोस्ट क्लोजली है चेंज के वो है ट्रांसफॉर्म्ड। नंबर 6 है अ न्यूक्लियर पावर प्लांट दैट गिव्स ऑफ लेस रेडिएशन देन अ ग्रेनाइट स्ट्रक्चर ऑफ सिमिलर प्रोपोजिशन। तो गिव्स ऑफ बहुत आसान है, ये एमिट्स होगा। कन्फाइन का मतलब होता है ऑप्शन सी। कन्फाइन का मतलब ये होता है कि एक किसी चीज़ को बंद करना है या लिमिट में रखना, किसी चीज़ को लिमिट में रखना, उसको कहते हैं कन्फाइंस। नंबर 7 है इनोवेशंस इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आर यूजुअली लेस एक्सपेंसिव द सेकंड और थर्ड ईयर आफ्टर दे आर इंट्रोड्यूस्ड। तो इनोवेशन के लिए इसमें जो मोस्ट सिमिलर होगा वो होगा चेंजेस। इनोवेशन का मतलब होता है नई इजादात।
The government initiated various measures to raise the living standard of the people. तो initiate का इसमें ऑप्शन सी है करेक्ट ऑप्शन। इंट्रोड्यूस और इनिशिएट आप कह सकते हैं बहुत सिमिलर है इसके। नंबर 9 है द वर्कर वाज आस्क्ड टू अकाउंट फॉर हिज एब्सेंस फ्रॉम द ड्यूटी। तो बहुत इजी है ऑप्शन सी। फिर है नंबर 10 इट वाज डिसाइडेड टू पुट ऑफ द सेलिब्रेशन ड्यू टू सम अनफेवरेबल अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। तो बहुत इजी है ये भी, पोस्टपोन है इसका ऑप्शन सी। इसके बाद आते हैं चूज द सेट ऑफ वर्ड्स विच व्हेन इंसर्टेड इन सेंटेंस फिट्स द बेस्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। Human survival is a result of mutual assistance since people are essentially dash rather than dash। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव। ये इसको ज़रा आप देखें ना, गौर करें ना, तो ह्यूमन सर्वाइवल रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल असिस्टेंस, यानी एक दूसरे म्यूचुअल असिस्टेंस क्या होती है, कोऑपरेशन होती है। क्यों, जिस तरह लिखा हुआ ना सिंस पीपल आर एसेंशियली कोऑपरेटिव, इसी तरह रेदर देन वो कॉम्पिटिटिव नहीं है, वो कोऑपरेटिव है, इस वजह से ह्यूमन सर्वाइवल हुई है। इसके बाद नंबर 12 देयर डैश डिबेट बाइल्ड एज एंड डैश ऑफ देयर ओपिनियन वाज ओनली नीडलेस रिपीटिशन। तो इसमें है ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। बाइल्ड का मतलब होता है किसी को बिल देना या मांगना पैसों से रिलेटेड, यानी पैसों वाला बिल। तो इसमें जो ऑप्शन सी है रिनंसिएशन का मतलब है फॉर्मली रिजेक्ट करना। तो इसमें ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। डैश मॉब बिगेन टू फॉर्म फुल ऑफ एंग्री मैन डैश इनकोहेरेंट थ्रेट्स। तो इसमें ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। अ लिंच मॉब बिगेन टू फॉर्म फुल ऑफ एंग्री मैन मटरिंग इनकोहेरेंट थ्रेट्स। लिंच का मतलब होता है मार देना, या कह सकते हैं विदाउट लीगल अप्रूवल मारना, और मटरिंग का मतलब होता है वो हलचल मची हुई वो। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 14 है ही शुड बी डैश टू कंप्लेन सिंस हिज सैलरी इज डैश विद हिज प्रोडक्टिविटी। तो इसमें है ऑप्शन डी ही शुड बी लूथ टू कंप्लेन since his salary is commensurate with his productivity। लूथ का मतलब होता है अनविलिंग या रिलेक्टेंट, यानी कि वो उस बंदे को नहीं चाहिए कि वो कंप्लेन करे, या वो अनविलिंग हो कंप्लेन करने के लिए, क्योंकि उसकी सैलरी कमेंसुरेट का मतलब होता है इक्वल होना। इक्वल है किस चीज़ की, जितनी उसकी प्रोडक्टिविटी है। फिर उसके बाद है नंबर 15 बिकॉज ऑफ द डैश कॉज बाय द फ्लड लिविंग कंडीशंस इन द एरिया हैव डैश मैनी पीपल हैव लॉस्ट ऑल देयर बिलोंगिंग्स। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही ऑप्शन है। डिवास्टेशन का मतलब होता है बहुत बड़ा डैमेज, या आप कह सकते हैं बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन। और डिटोरिएटेड का मतलब होता है कि मज़ीद ख़राब होना। तो इसको जुमले को ज़रा देखें ना कि बिकॉज ऑफ डिवास्टेशन, मतलब कि बहुत बड़ा जो डैमेज था किसकी वजह से, फ्लड की वजह से। लिविंग कंडीशन जो थी वो मज़ीद ख़राब हो गई थी। अच्छा, फिर नंबर 16 पे हम आते हैं। नाइट इज़ काइंड हर हस्बैंड इज़ नॉट डैश अ मैन, हर हस्बैंड इज़ नॉट सच अ मैन। नंबर 17 है आई हैव नो डैश टू लिसन टू हिज सिली टॉक। ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, पेशेंस।
उसके बाद है द यंग मैन वॉज क्विकली प्रमोटेड व्हेन हिज बॉस सॉ नाउ डैश ही वॉज, हाउ डैश ही वॉज। तो इसमें है एसिडियस। एसिडियस का मतलब होता है शोइंग ग्रेट केयर, या आप कह सकते हैं हार्ड वर्किंग। नंबर 19 है द कर्टियर्स हैड टू स्वेयर डैश टू द न्यू किंग। तो इसमें है ऑप्शन ए एलिजेंस। एलिजेंस का मतलब होता है ताबेदारी। और अगर आपने मूवीज़ या सीरीज़ देखे उसमें अक्सर वो कहते हैं ना कि दिस हाउस हैज़ प्लेज्ड एलिजियंस टू दिस हाउस, तो वो ताबेदारी। उसके बाद है ही नेवर डैश टू हर इन द नियर पास्ट। तो ऑप्शन ए सही है, ही नेवर रोट टू हर इन द नियर। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें है चूज द करेक्ट answer for the following questions. When she saw the tangerine her mother picked, she said that is absolutely the most prettiest orange mama picked. What is wrong with this sentence? तो इसमें already prettiest जब आ जाए ना तो इसके साथ most की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी। टेढ़ा है ये। अच्छा, फिर उसके बाद है नंबर 22। नंबर 22 पे है द डैश क्लैमिटी ओवर टू बी फॉल ऑन समवन इन ड्राई क्लीनिंग बिजनेस इज फॉर हिम और हर टू बी डर्टी। तो इसका तो बहुत आसान है, यह है ऑप्शन बी वर्स्ट क्लैमिटी। फिर है क्वेश्चन नंबर 23। When a man rushed into the doctor's office and complained that he was shrinking, the doctor replied, "You'll have to be a little patient. I am treating a person who is dash than you are right now." तो इसमें ये ऑप्शन बी जो है एक जगह पे ये टिक किया हुआ था, तो मैंने इस पर गूगल सर्च किया और मैंने सर्च किया, मुझे तो इसका मतलब नहीं पता चला कि क्या होता है। मेरे ख्याल में इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, ये जो वर्स लिखा हुआ है ऑप्शन डी। अगर आपको लगे कि ठीक नहीं है और आपके पास बेटर एक्सप्लेनेशन है, यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट। नंबर 24 पे आते हैं। इफ अ राइटर प्लेसेस अ मॉडिफाइंग फ्रेज इन अ सेंटेंस बट फेल्स टू गिव द मॉडिफाइंग फ्रेज एनीथिंग टू डिस्क्राइब, देन द राइटर इज सेड टू बी गिल्टी ऑफ डैंगलिंग मॉडिफायर। In the following sentence, what would be the dangling modifier? While telling a joke to my roommate, a cockroach scurried across my apple pie and onto my cervid. अच्छा, modifying phrase वो होता है ना, for example, child was happy ना, हम कहें कि child was very happy, ये जो very है ना ये modifying है। तो इसमें while telling a joke to my roommate ये ठीक है। इसमें यह है कि उन्होंने मतलब जोक क्या है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ना कि वेरी वेरी, तो कौन सी चीज़ वेरी? हैप्पीनेस ना, हैप्पीनेस जो मैंने एग्जांपल दी थी उसमें हैप्पीनेस थी ना, तो इसमें वो जोक है, लेकिन जोक आगे उन्होंने कुछ भी नहीं बताया हुआ, तो इस वजह से ये है। ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। 25 है a misplaced modifier has something to describe in the sentence but is not placed correctly in the sentence. Which of the following sentence does not have a misplaced modifier? अच्छा, इसकी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे है। इसका ऑप्शन बी, काफ़ी जगह पे मैंने चेक किया तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। काइंडली अगर आप लोगों में से किसी को भी समझ आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नंबर 26 पे आते हैं।
choose the word opposite in the meaning of the given word. नंबर 26 है ordeal. ordeal का मतलब होता है आजमाइश, तो इसका जो अपोजिट है वो है डिलाइट. डिलाइट का मतलब होता है खुशी. फिर है नंबर 27 रिलिंक्विश. रिलिंक्विश पे मैंने पहले भी मेरे हाल में बताया हुआ है. रिलिंक्विश वो होता है कि आप वॉलंटरीली सीज करें किसी चीज़ को, या क्लेम जो है ना वॉलंटरीली सीज और गिव अप करने, अपनी मर्जी से किसी चीज़ को गिव अप करने, तो उसको कहते हैं रिलिंक्विश. तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए इसमें सही ऑप्शन है, पोजेस. पोजेस का मतलब होता है किसी चीज़ को ओन करना. फिर है नंबर 28 में सीरीन. सीरीन का मतलब होता है काम, पीसफुल, या फिर आप कह सकते हैं रिलैक्सिंग. और तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा एजिटेटेड. एजिटेटेड का मतलब होता है ट्रबल्ड, नर्वस, अपसेट होना. ऑप्शन बी. फिर है नंबर 29 ट्रायम्फ. ट्रायम्फ का मतलब होता है बहुत बड़ी विक्ट्री या बहुत बड़ी अचीवमेंट. तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए इसमें सही है, डिफीट. फिर है नंबर 30 वेग. वेग मैंने मेरे ख्याल में पहले बताया हुआ है. वेग का मतलब होता है अनसर्टेन, तो इसका अपोजिट होगा सर्टेन, ऑप्शन सी. नंबर 31 पे आते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स. अच्छा, ये इडियम्स हैं. तो नंबर 31 है बाय लीव्स एंड बाउंड्स. बाय लीव्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है कोई काम बहुत जल्दी से करना या होना. तो समथिंग डन वेरी क्विकली, ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन है. इसके बाद है एट डैगर्स ड्रॉन. डैगर्स आपको पता होगा कि जो नाइफ की तरह जो वेपन होता है उसको डैगर्स कहते हैं. तो ये होता है इसका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, बिटर एंड मीटी. डैगर ड्रॉन का मतलब होता है ना कि दो बंदे आपस में जो है ना बहुत जो है ना गुस्से में हो और आर्गुमेंट कर रहे हो, तो हम कहते हैं ना कि इन दोनों ने तो डैगर्स ड्रॉन किए हुए हैं. बकाया वो लड़ नहीं रहे होते प्रॉपर मतलब, लेकिन ये एडीएम है. अच्छा, नंबर 33 है अ डे आफ्टर द फेयर. इसका मतलब होता है टू लेट, ऑप्शन बी. नंबर 34 है द थ्रोज इन द थ्रोज ऑफ. इन द थ्रोज ऑफ का मतलब होता है कि इन द मिडल ऑफ डूइंग और डीलिंग विद समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट. और इसी का सेम जो मैंने आपको बताया है कि इन द मिडल ऑफ समथिंग, इसको इन द डेप्थ ऑफ भी कहते हैं. नंबर 35 है feather one's own nest. तो इसका मतलब होता है to make money by unfair means. Fill in the blanks with the appropriate preposition. अच्छा, नंबर 36 the passengers were very happy dash the friendly and warm treatment given to them. ऑप्शन सी इसमें सही ऑप्शन है, बहुत इजी है ये. इसके बाद है नंबर 37 शी स्टूड डैश एहसन बट कुड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड फॉर क्वाइट सम टाइम. तो स्टूड बिफोर होगा, ऑप्शन बी सही ऑप्शन है. फिर है नंबर 38 यू मस्ट डिस्पेंस डैश हिज सर्विस. आपने याद रखना है डिस्पेंस विद होता है. डिस्पेंस विद का मतलब ये होता है कि स्टॉप यूजिंग या फिर टू गेट रिड ऑफ समथिंग. इसके बाद है नंबर 39 द जज एक्वेटेड द प्रिजनर डैश द चार्ज ऑफ मर्डर. प्रिजनर ऑफ द चार्ज ऑफ मर्डर, ऑप्शन सी. एक्वेटेड का मतलब होता है किसी को क्लियर करना. नंबर 40 है इन बुश सदाम वाज अप डैश मोर देन हिज मैच. तो बहुत इजी है, ऑप्शन डी सही ऑप्शन है, अप अगेंस्ट. क्वेश्चन नंबर 41 पॉपुलेशन वाइज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज. ऑप्शन बी एशिया. एशिया पॉपुलेशन वाइज भी और एरिया वाइज भी दोनों जो है ना लार्जेस्ट है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 42 इंग्लिश चैनल सेपरेट्स इंग्लैंड फ्रॉम
तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है, फ्रांस से। असल में ये साउथर्न इंग्लैंड को नॉर्दर्न फ्रांस से सेपरेट करता है। फिर है नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है। वो बिजनेसेस ना जो कि घरों में होते हैं, और इसी में तो इसमें जो हैंडीक्राफ्ट है, ये हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से चीज़ों को बनाना, तो ये आप घर में कर सकते हैं। और आई एम सॉरी, कॉटेज इंडस्ट्री एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है। इसका जो 44 एमसीक्यूज है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। 44 एमसीक्यूज क्या है? द आग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इज डेयरी फार्म्स, ऑप्शन नंबर डी। नंबर 45 है, जैस्मिन रिवोल्यूशन इज वाइडली यूज्ड टर्म फॉर द 2010 to 2011 फॉर विच कंट्री। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, टूनीशिया। असल में टूनीशिया के प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट ज़ैनुल आबिदीन बिन अली, उनको रिमूव किया था। अवाम बाहर निकल आई थी, 28 दिन तक जो है ना स्ट्रीट पे मुजाहरे हुए थे, तो उसके बाद मतलब ये रिमूव किया था इनको। तो इसको कहते हैं जैस्मिन रिवोल्यूशन। और इसको जैस्मिन क्यों कहते हैं? टूनीशिया का जो नेशनल फ्लावर है जैस्मिन है, जिस तरह कि हमारे पाकिस्तान का भी नेशनल फ्लावर जैस्मिन है। नंबर 46, मेडामे तुसांस वैक्स म्यूजियम इज लोकेटेड इन। तो ये जो म्यूजियम है ये लंदन में है, और ये एक बहुत बड़ी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इसके बाद है नंबर 47 पे आते हैं। हाँ, व्हाट इज बिग बैन? बिग बैन असल में क्लॉक है जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की बिल्डिंग पे है। हो सकता है आप लोगों ने मूवीज में देखी हुई भी हो। ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। अच्छा, ये एक सेकंड, ये जो क्लॉक है आपने हो सकता है मूवीज में देखी हुई होगी। तो इसके बाद है नंबर 48, विच ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए वाज इन्वॉल्व इन वाटरगेट स्कैंडल। तो ये है ऑप्शन ए, रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन जो थे ये थे रिपब्लिकन, और इनके जो अपोजिशन में थे वो थे डेमोक्रेट से थे, जॉर्ज मैकगवर्न। वो ये था कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने जिसका नाम फ्रैंक विलिस था, उसने डिस्कवर किया था कि एफबीआई और सीआईए के एजेंट्स जो थे वो डेमोक्रेट के जो इनके जो अपोजिशन थे उनके ऑफिस गए थे, और इनकी जो फ़ोन कॉल्स थी वो टैप की थी, और इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो उन्होंने स्टील किए थे। तो ये स्कैंडल था। फिर इसी रिचर्ड निक्सन ने रिज़ाइन भी दे दिया था। नंबर 49 है, वेयर इज़ द रेड स्क्वायर सिचुएटेड। तो रेड स्क्वायर है मॉस्को में। जब सोवियत यूनियन थी तब जो है ना सोवियत यूनियन के जो सोल्जर्स थे वो ये रेड स्क्वायर में मिलिट्री परेड वगैरह करते थे। अभी भी जब रशिया बनी है तो रशिया बनने के बाद भी इस जगह को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। नंबर 50 है, हेपेटाइटिस एंड जॉन्डिस आर द डिसीज ऑफ लिवर। नंबर 51 है, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड ताज महल इज सिचुएटेड इन आगरा, द इंडियन स्टेट ऑफ। ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ये मेरे ख्याल में मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। फिर है इसके बाद 52, रिक्सडाग इज द पार्लियामेंट ऑफ। तो ये है ऑप्शन सी, स्वीडन। एक बात आप याद रखनी है, जितनी भी टेस्ट है ना, जिस तरह अभी आगे एफआईए की भी टेस्ट आ रहे हैं और भी मजीद टेस्ट आएंगे, तो आपने जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं, फेमस कंट्रीज हैं, उनके पार्लियामेंट्स भी याद रखने हैं। अक्सर आते रहते हैं ये पेपर। नंबर 53, नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ
विच कंट्री? ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला इंतहाई इम्पोर्टेंट और बहुत फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं। इन्होंने रेसिज्म के ख़िलाफ़ लड़ाई की थी और साउथ अफ्रीका में जो रेसिस्ट सिस्टम था ना उसको ख़त्म किया था, और इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला है, और जो कि 1993 में इनको मिला था। नोबेल पीस प्राइज़ की हमने बात की थी। अच्छा, दो किस्म के प्राइज़ हैं, एक है नोबेल पीस प्राइज़ और एक है नोबेल प्राइज़। नोबेल जो प्राइज़ है वो असल में होता है ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, ये जो सब्जेक्ट हैं इनमें अगर आप मतलब कोई बहुत बड़ा काम कर लें तो उनको मिलता है। अच्छा, अक्सर एमसीक्यूज में ये आता है कि नोबेल प्राइज़ कौन देता है और नोबेल पीस प्राइज़ कौन देते हैं। तो जो पीस प्राइज़ है आपने याद रखना है, ओस्लो जो कि नॉर्वे का कैपिटल है वो देते हैं, और जो कि आम नोबेल प्राइज़ है वो स्टॉकहोम जो कि स्वीडन के कैपिटल है वो देते हैं। ये नोबेल जो है ना, ये नोबेल मतलब नोबेल क्या होता है, नोबेल कहाँ से आया ये वर्ड? ये एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल जो कि एक केमिस्ट थे और मशहूर हैं, जिन्होंने डायनामाइट को इन्वेंट किया था। तो हुआ ये था कि जब फौत हो गए थे तो इनकी वो, जब बंदा फौत होता है ना तो वो अपनी विल लिखता है, तो इन्होंने लिखा था कि मेरी जितनी भी जो जायदाद है, जो भी कुछ है, उसको आप ये करें कि 5 प्राइजेस बना लें। तो ये इधर से आया ये नोबेल। नंबर 54 है वॉल स्ट्रीट इज सिचुएटेड इन द सिटी, तो ये है ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। वॉल स्ट्रीट असल में जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स और स्टॉक एक्सचेंज आप कह सकते हैं, स्टॉक मार्केट, ये जो है ना वहाँ पे वॉल स्ट्रीट में असल में ये होता है। इवन ये तक कहा जाता है कि अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है और फाइनेंशियल सिस्टम है वो रन होता ही इधर ही से है, वॉल स्ट्रीट से। फिर है नंबर 55, पेंटागन इज द मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ यूएसए। हमारे वाला जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है वो है जनरल हेडक्वार्टर। मेरे ख्याल में ये तो सबको ही पता होगा, बच्चे बच्चे को पता होगा। नंबर 56 है ऑन विच डेट 1973 कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। अरे बड़ी मजे की बात है, 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो हुआ था अगस्त 14 को, और जो 1956 का हुआ था वो हुआ था मार्च 23 को। ये एमसीक्यूज मैंने एक दो जगहों पे देखा था कि जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब इन्फोर्स हुआ था, तो ये आपने याद रखना है। 57 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलायंसेज वाज फॉर्म्ड अगेंस्ट अयूब खान रजीम। तो ये थी ऑप्शन नंबर बी नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट। इसके बाद है नंबर 58, हु एब्रोगेटेड 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये थे जनरल यहिया खान। इसके बाद है नंबर 59, इंडस बेसिन ट्रीटी वाज साइंड इन, इस पे हमने पहले बात की थी, 1960। और इसके बाद है व्हेन डिड जनरल परवेज मुशर्रफ स्टेज कूप अगेंस्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इन द पाकिस्तान। तो ये ऑप्शन बी 1999। नंबर 61 है शिमला अकॉर्ड वाज साइंड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन। तो ये तो हमने पहले कर चुके हैं, इसमें हमने डिस्कस काफ़ी मरतबा किया है। तो ये है 2 जुलाई 1972। इसी तरह ताशकंद डिक्लेरेशन का भी मैंने आपको बताया था, जो कि हुई है 10 जनवरी 1966 को हुई है। इसके बाद है नंबर 62, मोइंजोदड़ो इज़ लोकेटेड इन। तो इस पे भी हमने डिस्कशन की थी। ये मोइंजोदड़ो और हड़प्पा जो है वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, और ये मोइंजोदड़ो सिंध में है जो कि लड़काना डिस्ट्रिक्ट में आता है, और दूसरा हड़प्पा जो है वो पंजाब में साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63,
wheat and tobacco are which type of crops? तो wheat और tobacco जो है वो आते हैं रबी क्रॉप्स में। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और ये जो खरीफ क्रॉप्स आपको नज़र आ रहे हैं इसमें राइस है, मेज़ है, कॉटन है। इसके बाद है नंबर 64। 64 में है मेजर कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान इज़, तो कॉटन, टोबैको, शुगर केन। सबसे पहले कॉटन है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। दूसरे नंबर पे आपके पास है टोबैको और तीसरे नंबर पे है शुगर केन। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं 65 पे। इन पाकिस्तान फर्स्ट कंसेंसस वाज हेल्ड इन। कंसेंसस असल में मर्दमशुमारी को कहते हैं और सबसे पहला जो हुआ था वो हुआ था 1951 को। आपने ये याद रखना है कि जितने भी कंसेंसस होते हैं वो 10 साल बाद होते हैं। तो हमारा जो सबसे पहले कंसेंसस हुआ था वो 1951 को हुआ था, उसके बाद दूसरा 1961 को हुआ था, फिर उसके बाद तीसरा 72 को हुआ था, फिर चौथा 81, पांचवा 98 और छठा जो है 2016 को हुआ था। अक्सर ये एमसीक्यूज भी आ जाता है कि जो 2017 में जो कंसेंसस हुआ था वो कौन सा था, तो वो छठा था। इसी तरह जो आगे होगा, जो फ्यूचर में आने वाला है वो 2027 को होगा और वो 14 मार्च 2027 को होगा। ये एमसीक्यूज भी आता है कि अगला कंसेंसस कब होगा, तो इसको भी याद रखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर वाज फाउंडेड इन, तो ये है ऑप्शन ए 1950। नंबर 67 है हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इस्लामिया कॉलेज पेशावर। इस्लामिया कॉलेज पेशावर की जो फाउंडेशन जिन्होंने स्टोन रखा था वो थे साहिबजादा अब्दुल कय्यूम। साहिबजादा अब्दुल कय्यूम जो थे वो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं। आपसे मैंने पहले बात की थी दुरन लाइन की। दुरन लाइन क्या है? जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की बाउंड्री है उसको दुरन लाइन कहते हैं, जो कि 2250 किलोमीटर है। असल में दुरन इसको क्यों कहते हैं, वो एक बंदा था जिसने ये एग्रीमेंट कराया था अफ़गानियों के साथ। उसका नाम था मोर्टिमर दुरंत। ठीक है, तो ये जो सर साहिबजादा अब्दुल कय्यूम थे, इन्होंने हेल्प की थी मोर्टिमर दुरंत की एग्रीमेंट कराने में। और यही जो सर साहिबजादा अब्दुल कय्यूम हैं, ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ NWFP भी बने थे, जो कि 1 अप्रैल 1937 को बने थे। इसके बाद है नंबर 68। ये है खुदाई खिदमतगार। सॉरी ये नज़र नहीं आ रहा आपको ठीक से, लेकिन ये है खुदाई खिदमतगार। मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय खान अब्दुल गफ़ार खान इन, तो ये फाउंड की थी 1929 में। ये थी पश्तून नॉन वायलेंस मूवमेंट, जो कि ब्रिटिश राज के खिलाफ बनी थी और इसको सुर्खपोश भी कहा करते थे। अच्छा, इसके बाद है 69। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज़ नॉट रिटन बाय सर सैयद अहमद खान, तो ये है ऑप्शन ए हयाते जावेद। और ये हयाते जावेद किसने लिखी थी? हयाते जावेद लिखी थी अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है, सॉरी क्वेश्चन है नंबर 70। एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 हु वाज द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। बहुत इजी है, लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 71। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबेंडेंट फॉसिल फॉयल। तो जो मोस्ट अबेंडेंट है वो है कोयला। नंबर 72 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो ये भी इजी है, बायोमास कन्वर्जन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, सोलर, ऑयल। रिन्यूएबल का मतलब ये होता है कि दोबारा वो
यूज़ हो सकता हो। ऑयल ऐसी चीज़ है कि वो दोबारा नहीं यूज़ हो सकता, एक मरतबा वो कंज्यूम हो जाए तो बस हो गया। इसके बाद है नंबर 73, इन द मिनरल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस द स्टेप विद द लोवेस्ट एनवायरमेंटल कॉस्ट इज ऑप्शन डी ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद है नंबर 74, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन इन पाकिस्तान कैन बी डिवाइडेड इन, तो यह है ऑप्शन बी 3 पीरियड्स। 3 इसलिए कि इसको 3 साल लगे थे, 3 साल में ये लेजिस्लेशन हुई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक आर्सेनिक स्पीशीज, तो इसमें है ऑप्शन डी MMA। MMA से बनता है मोनोमिथाइल आर्सेनिक, और ये जो बाकी है AS3 AS4 AS5 ये है इनऑर्गेनिक। नंबर 76 पे आते हैं, द सिस्टम इज डैश इफ एनवायरमेंटली इकोलॉजिकली वायबल एंड इकोनॉमिकली फिजिबल, तो वो होता है अप्रोप्रिएट। नंबर 77 है, वाटर स्ट्रेस इज डैश। वाटर स्ट्रेस वो होता है जब आपके पास जब डिमांड होती है वाटर की वो ग्रेटर देन होती है जो अवेलेबल वाटर होता है, यानी कि सिंपल वर्ड में शॉर्टेज ऑफ वाटर, ऑप्शन ए। इसके बाद है, ब्रेक डाउन ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट बाय बैक्टीरिया इन एन एरोबिक कंडीशन इज कॉल्ड, ये तो गायब है, एक सेकंड, ये इसमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसमें A B C और D पे नन ऑफ दीज है, तो इसमें D ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। और ये ब्रेक डाउन ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट बाय बैक्टीरिया इन एन एरोबिक कंडीशन, इसको डी नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, डी नाइट्रिफिकेशन। और इनमें कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, इसमें डी आता है जो कि नन ऑफ दीज है। आगे चलते हैं नंबर 79 की तरफ। EIA process commences at the dash stages of project. EIA stand for Environment Impact Assessment, और ये ऑप्शन सी इनिशियल होता है, इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट। नंबर 80 है, पब्लिक डैश एंड इन्वॉल्वमेंट इज मैंडेटरी वाइल कंडक्टिंग EIA, तो ऑप्शन बी है पार्टिसिपेशन। नंबर 81, डैश इज द चेयरपर्सन ऑफ पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं DG डायरेक्टर जनरल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। और पाकिस्तान के आजकल के DG APA कौन है, उनका नाम है फरजाना अल्ताफ शाह। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 82, development that meets the needs of the present generation without compromising the ability of future generation to meet their needs is called, तो इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एटी थ्री का है, नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अप्रूव बाय, तो ये जो
इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो कौन अप्रूव करता है? वो अप्रूव करते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल, ईपीसी। ऑप्शन सी इसमें सही ऑप्शन है। नंबर 84 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू 2015 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड जॉइंट मॉनिटरिंग रिपोर्ट, डैश परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो ये है ऑप्शन ए 90%। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 85। पाकिस्तान नेशनल ड्रिंकिंग वाटर पॉलिसी 2019 reiterated to supply drinking water to entire population by option B 2025। 86 पे आते हैं। डैश इज द चेयरपर्सन ऑफ खैबर पख्तूनख्वा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल। अच्छा, आपने ये बात याद रखनी है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, जो ईपीसी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं चीफ मिनिस्टर, या फिर चीफ मिनिस्टर अपनी मर्जी से किसी को भी लगवा सकते हैं। ऑप्शन बी सही ऑप्शन है इसका। इसी तरह जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो केपी की होगी उनके भी डीजी होते हैं, डीजी होते हैं, सॉरी। नंबर 87 है। वेरिएबिलिटी अमंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज कॉल्ड, ऑप्शन सी बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हमने बात की थी बायोडाइवर्सिटी डे के बारे में। बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? अच्छा, इसके बारे में हमने यहाँ बात की थी पहले कि 22 को हमने डिस्कस किया था कि 22 डेट पे कौन से इंटरनेशनल डेज है। मैंने आपको बताया था कि आपने दो चीज़ याद रखनी है, एक है MAM और दूसरा है वेब। MAM जो मंथ्स हैं उनके लिए है, यानी कि M फॉर मार्च, फिर उसके बाद है अप्रैल, फिर उसके बाद है मई, MAM। और इसी तरह वेब का मैंने आपको बताया था कि W से जो है ना वाटर डे है, और E से अर्थ डे है, और B से बायोडाइवर्सिटी डे। तो 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। फिर इसके बाद हम आते हैं 88 पे। फर्स्ट कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ वॉज हेल्ड इन 1979, ऑप्शन सी। इसके बाद है नंबर 89। वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर was held on in 1985, ऑप्शन बी। वियना कन्वेंशन जो हुई थी, जो पहली हुई थी, वो थी 1969 में हुई थी। और वियना कन्वेंशन असल में उसको कहते हैं ट्रीटीज ऑफ ट्रीटी, यानी जो ट्रीटी होती हैं उनके रूल्स, उनके प्रोसीजर्स, उनकी गाइडलाइंस क्या होंगी, किस तरह से होंगी, उस पर ट्रीटी हुई थी, उसको कहते हैं वियना कन्वेंशन। अब ये जो ट्रीटी, ये जो कन्वेंशन थी वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ये 1985 में हुई थी। इसके बाद है नंबर 90। कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हैज़ार्डस वेस्ट्स एंड देयर डिस्पोजल वाज हेल्ड इन 1989, ऑप्शन सी। नंबर 91 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द लास्ट गज़वा इन विच द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्टिसिपेटेड। तो ये है ऑप्शन बी गज़वा तबूक। गज़वा का मतलब होता है वो बैटल या वो एक्सपीडिशन जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पार्टिसिपेट किया हो, और वो वाले बैटल जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टिसिपेट नहीं किया हो उसको कहते हैं सराया। और आपने ये याद रखना है कि MCQs आ सकता है कि टोटल गज़वात कितने हुए हैं, तो टोटल गज़वात हुए हैं 27। नंबर 92 पे आते हैं। हु हैज़ बीन टाइटेड, ये क्या लिखा है? हाँ, ये असल में यार ये है कि हु हैज़ बीन गिवन द टाइटल
सैफुल्ला, तो सैफुल्ला जो है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सैफुल्ला का मतलब होता है स्वर्ड ऑफ अल्लाह। नंबर 93, during the migration from the Makkah to Medina, Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु अन्हु took shelter in the तो ये है केव ऑफ सोर। ये वही गारे सोर या जबली सोर है जिसमें स्पाइडर था, उसने वेब बनाया था और कबूतर ने अंडे दिए थे जब कुफार ढूंढने आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर जब उन्होंने वेब देखा और उन्होंने कबूतर के अंडे देखे तो उन्होंने कहा था कि ऐसे हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे कोई आए इनको क्रॉस करते हुए। नंबर 94 पे चलते हैं। ग़ज़वा खैबर वाज फॉट बिटवीन, तो ये है ऑप्शन बी मुस्लिम एंड ज्यूज। नंबर 95 पे आते हैं। मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत मुआविया ताला अन्हु द 5th कैलिफ ऑफ इस्लाम ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम कुफा टू दमास्कस, यानी दमिश्क जो कि शाम का कैपिटल है सीरिया का। उसके बाद आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग अ वर्ड दैट हैज द पेयर वर्ड राइट फ्रॉम सेम रिलेशनशिप। छोड़ें इसको। नंबर 96 है डॉक्टर, पेशेंट, लॉयर। अच्छा इसको देखें ना, डॉक्टर और पेशेंट, तो लॉयर के लिए कस्टमर तो नहीं हो सकता, एक्यूज भी नहीं हो सकता, क्योंकि लॉयर तो दोनों तरफ से केस लड़ सकता है, जिस पे इल्ज़ाम लगा हो और जो बंदा अपने आप को डिफेंड कर रहा हो या जिसने इल्ज़ाम लगाया हो। मजिस्ट्रेट भी नहीं हो सकता, तो यह है क्लाइंट, ऑप्शन डी। 97 पे है जेड। जेड होता है, ये असल में स्टोन होता है जो कि ग्रीन सा होता है। और गार्नेट क्या होता है? गार्नेट होता है रेड। मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ। ये देखें जेड, ये आपको नज़र आ रहा है ना ग्रीन ग्रीन, तो ये स्टोन होता है। ये देखें इस साइड पे देखें, ये अंगूठी सी बना रहे हैं। इसी तरह गार्नेट जो होता है वो होता है रेड। ये देखें ये गार्नेट है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। गार्नेट रेड, ऑप्शन सी। नंबर 98 है गार्डनर, ट्रैवल, सीमस्ट्रेस, डैश। ट्रैवल मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रैवल, ये देखें ट्रैवल, ये मज़दूरों के पास भी होता है मेरे ख्याल में। अच्छा वो दूसरी चीज़ होती है, ये अलग है। ठीक है ठीक है। तो ये गार्डनर के पास होता है। गार्डनर इससे जो है ना वो ज़मीन खोदते हैं और फिर मतलब पौधे वगैरह लगाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सीमस्ट्रेस जो होती हैं ना वो औरतें जो अपने हाथों से कपड़े और या वो सीते वगैरह है ना, तो वो क्या उनके पास क्या होता है? उनके पास सीजर्स होती हैं, कैंचियाँ। क्वेश्चन नंबर 99 है लॉयन, प्रॉल, बियर, डैश। प्रॉल, जब आप टॉम एंड जेरी आपने देखी होगी, कैट जो होती है ना वो बड़े आराम से और शातिराना तरीके से अपने प्रे को देख रही होती है और स्लोली बहुत स्लोली कदम उठाती है, फिर दूसरा कदम रखती है और फिर एकदम से वो क्या नाम है फूट पड़ती है उन पे। जिस तरह वो शिकार करते हैं लॉयन और टाइगर और जितनी भी ये बिग कैट्स होती हैं, तो उसको कहते हैं प्रॉलिंग। बियर क्या करता है? बियर जो होता है लंबर, वो स्लोली मूव करता है वियर्ड तरीके से, उसको कहते हैं लंबर। 100 है एप्रिसिएशन, रिवॉर्ड, डिसग्रेस, तो ऑप्शन डी पनिशमेंट। ये तो बहुत इजी है। कल इंशाल्लाह पेपर होगा, तो बेस्ट ऑफ लक सबके लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।